बीजेपी ने हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाई। इसके बाद भी पार्टी अलर्ट मोड में है। जी हां, बीजेपी अब हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। इसी के चलते हाल ही में पार्टी ने कई मंत्रियों समेत पार्टी के विधायकों को उन 42 विधानसभा सीटों का प्रभारी नियुक्त किया है जहां पर 2024 में उसके उम्मीदवार हार गए थे। बीजेपी हरियाणा में 2024 में कुल 90 में से 48 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की थी। कांग्रेस को 37, इनेलो को 2 और निर्दलीय को 3 सीटें मिली थी। हालांकि अब हारी हुई इन 42 सीटों के लिए ही बीजेपी ने प्रभारी नियुक्त किए हैं। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने 42 सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त किए, जिनका प्रतिनिधित्व वर्तमान सदन में विपक्षी विधायक करते हैं। प्रभारी मंत्रियों में विपुल गोयल, गौरव गौतम, राव नरबीर सिंह, रणबीर गंगवा, महिपाल ढांडा, कृष्ण कुमार बेदी, आरती सिंह राव और श्रुति चौधरी के नाम भी शामिल हैं। हालांकि वरिष्ठ मंत्री अनिल विज का नाम लिस्ट में कहीं भी नहीं है। पार्टी सूत्रों ने यह भी बताया कि अन्य बातों से अलावा विधायक पार्टी को मजबूत करने, नई विकास जरूरतों की पहचान करने और जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करेंगे। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बीजेपी विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया था। पार्टी का ध्यान उन विधानसभा क्षेत्रों में अपने संगठन को ढांचे को मजबूत करने पर है जहां पर पार्टी को 2024 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। खबरों के मुताबिक मंत्रियों समेत मौजूदा विधायकों को एक अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किया जाएगा, जिसमें कि जमीनी स्तर पर काम करने, वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत स्थापित करने और किसी भी समस्या का समाधान करने का दायित्व होगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि बीजेपी के ऐसे पिछले प्रयोगों का हरियाणा में कोई भी नतीजा निकल करके सामने नहीं आया। 2019 के चुनाव में बीजेपी 36.49% वोट शेयर के साथ 40 सीटें जीतकर बहुमत से चूक गई, जबकि कांग्रेस ने 28.08% वोट शेयर के साथ 31 सीटें जीती। तो आज इस पूरे मसले को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है और कांग्रेस को यह फैसला रास नहीं आ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो सुनवाते हैं। देश के संविधान में हर एमएलए का अपना प्रोटोकॉल है, एक बराबर के अधिकार दिए हुए हैं। ये ठीक है कि सत्ता पक्ष को जिम्मेवारी राज्य की मिलती है और जो विपक्ष में उनको विपक्ष की जिम्मेवारी मिली है, परंतु इस प्रकार से प्रॉक्सी एमएलए दूसरे हल्के में लगाना बिल्कुल गैर प्रजातांत्रिक आवाज उठा रही है कांग्रेस। निश्चित रूप से विधानसभा में उठाएंगे और मैं तो अपने हाईकमान से कहूँगा कि सारे विधायकों को महामहिम से मिलना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान के खिलाफ काम कर रही है। ऐसा है कि जहाँ 42 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं बने थे, वहाँ पर विकास कार्य के लिए स्थानीय संगठन तो लगता ही लगता है, क्योंकि विधायक का और सरकार का तालमेल ज़्यादा रहता है। इसलिए 42 विधायकों को उन 42 हारे हुए क्षेत्रों की अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है ताकि वहाँ संगठन भी सुचारू रूप से चल सके और सरकार तथा संगठन में तालमेल भी बना रहे और वहाँ पर विकास के जो कार्य हैं वो भी निर्बाध गति से चलते रहे। चलिए, इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित अरोड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ सुरेश पाठक, जेजेपी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तब तक इन दोनों खास मेहमानों का स्वागत करती हूँ और शुरुआत जो है कांग्रेस के साथ करना चाहेंगे। ललित जी, एक फैसला बीजेपी की तरफ से लिया गया, लेकिन ये फैसला कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। समझाना चाहेंगे कि क्यों रास नहीं आ रहा है? अगर बीजेपी मंथन कर रही है कि वो हारे क्यों, उन सीटों पर मंथन किया जा रहा है, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों? हमने कौन सी आपत्ति की है? हम भी मंथन कर रहे हैं। हम जो है 10 वो सीटें हैं जहां बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी जीती और अंतर 5000 से कम था, जैसे उचाना कला, दादरी, पुंडरी, असंध, होडल, महेंद्रगढ़, अटेली, सफीदो, गोंडा, राई, हम इन पे मंथन कर रहे हैं। इनकी लिस्ट में तो ये 10 सीटें हैं नहीं, हमारी लिस्ट में जरूर है। उचाना में तो 32 वोट से जीते ना, दादरी में 1957 या कितने, तो हम यहाँ मंथन कर रहे हैं। देखिए, एक हम हरियाणा जो है ना, पूरे हिंदुस्तान से एक समाज के तौर पे अलग है। यहाँ राजनीतिक ताना बाना अलग है, परिस्थिति अलग है, दुश्मन अलग है हमारे, इसलिए किसी भी स्थिति में हमारा रिस्पॉन्स तो अलग ही होगा। वो कहते हैं ना, महाजनो ये गत सा पंथा, जिस पर भी ये चल रहे उस पर हम थोड़ी चलेंगे।
देखिए, सबसे लंबा शासन हमारा रहा और हमने अपने लोगों को यही बोला है कि जो भाजपा है ये कोई प्रेम थोड़ी बांट रही है, तो रेवड़ियां बांट रहे हैं। दिल्ली और पंजाब में तो यही किया ना, लेकिन उनको पूरा नहीं कर पा रहे। हमने अपने कार्यकर्ताओं को, जो कि अब यो 1-2 दिन में जो हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष है 22 जिलों के 33 लोग, उनमें हमने यही कहा कि कार्यकर्ताओं के साथ गहरा तालमेल करें, स्थानीय मुद्दों को समझें, जो उनकी समझ ऑलरेडी है उसको और वृद्धि करें, स्थानीय समुदाय की समस्याओं और मुद्दों को और उनका समाधान प्रस्तुत करें। क्योंकि विधानसभा में अगर हमको 2029 में आना है तो हमें कुछ और सक्रिय अभियान भी करने पड़ेंगे ना। उसके अलावा हम अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे, नुक्कड़ मीटिंगें करेंगे, जगह जगह करेंगे, 36 बिरादरी को साथ लेके चलेंगे। हमें जो इनका भाजपा का प्रोपोगंडा है जाट वर्सेस नॉन जाट का, उसको भी न्यूट्रलाइज करना है। हमें जो अपने 2 प्रमुख नेता है उनको भी हमारी पार्टी ने सलाह दी है कि अगर 29 का चुनाव जीतना है और हरियाणा में सरकार बनानी है तो आपको मिलकर काम करना होगा। देखिए, जब तक स्थानीय नेतृत्व में तालमेल नहीं होता है और स्थानीय समुदायों के साथ उनके संबंध और उनके समर्थन नहीं मिलते, उन लोगों के वोट आप मांगने जाएंगे सिर्फ उन दिनों में जो लास्ट के 15-20 दिन 40 दिन में तो नहीं होता है ना ऐसे। तो संगठन की कमी जो हमें महसूस हुई थी पीछे, संगठन के बिना भी तो 39% या जो भी हमने वोट लिए, बीजेपी से कुछ ज्यादा 1% से ज्यादा का फर्क नहीं है। तो संगठन आने से मुझे लगता है कि कब सर ललित जी सवाल फिर ये भी आ जाता ना कि संगठन आएगा कब? इंतजार तो कितने टाइम से किया जा रहा है, जनता भी इंतजार कर रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। आज की खबर कल की आपने उनका जो है हमारे नेता विपक्ष भी नहीं मिला है अभी तक, 9 महीने हो चुके हैं सरकार, चुनाव हुए। मैं डेलिबरेटली इस बात को लेके आया, मुझे पता था आप मेरे से ये सवाल पूछेंगे। मैं यही कह रहा हूँ कि जो हमारी लिस्ट रेडी है जिला प्रधानों की, राहुल जी ने अंतिम स्वीकृति एलओपी के नाते देनी है और पार्टी अध्यक्ष से, तो वो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-2 दिन में हो जाना चाहिए, जो मेरी न्यूज है। मतलब ये मान ले क्या ललित जी कि अगस्त के पहले हफ्ते में आ सकता है, या फिर चलो 10 दिन ही मान लेते हैं, अगस्त के 10 दिन में आ सकता है? नहीं, वही मतलब 7 तारीख तक के। देखो डेडलाइन तो चूंकि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो बात हुई है, आज भी बात हुई है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिस्ट जो है सिग्नेचर के लिए ही पेंडिंग है। कोई यानी अब जो सिलेक्शन वाला क्राइटेरिया था, कुछ जगह 3-4 जिलों में 2-2 लोगों के नाम हैं, बाकी जगह सबके 1-1 नाम स्वीकृत हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से 4-5 नामों के अलावा 28 नाम पे ऑलरेडी चर्चा होकर स्वीकृति हो चुकी है। और कल की मीटिंग के बाद बॉडी लैंग्वेज भी यही बता रही थी दोनों नेताओं की कि देखिए, अगर हम पारदर्शिता और ईमानदारी से अपने अभियान में प्रदर्शन करेंगे, सामाजिक मीडिया का भी हमें भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। और जो अगर हम समय से मतदाता सूचियां उनको देखकर अगर मतदाताओं से 4-6 महीने पहले ही या 8 महीने पहले ही अभियान चला देंगे और पूरा 4 साल जो हमारे पास बचे हैं हम फील्ड में रहेंगे, तो भाजपा को हराना कोई मुश्किल नहीं। हमने बहुत जगह इनको हराया भी है। कोई ऐसा नहीं कि कोई इनविंसिबल पार्टी है ये ठीक है। अब देखिए ना, इन्होंने मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा था, लेकिन एक बात मेरे सामने अभी मुझे अचानक ख्याल आया कि इन्होंने जो बताया अनिल विज जी को तो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं दी। ये क्या सिद्ध करता है? देखिए, हर जगह है ये सवाल जो ललित जी आपने उठाया ना, ये सवाल चारों तरफ गूंज रहा है। ये सवाल आपका अकेले का नहीं है, बल्कि कई लोगों के मन में ये सवाल है, यहाँ तक कि हरियाणा की जनता के मन में भी ये सवाल है। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे जवाब लेंगे, तब तक हम जेजेपी का रुख कर लेते हैं। मेरे को एक लाइन और बोलने देंगे आप? हाँ ठीक है ललित जी, 10 सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को इनका अंतर्द्वंद इतना बढ़ चुका है कि अभी पीछे इनके एक बहुत बड़े नेता जो पार्टी अध्यक्ष है, उनको इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि उनके खिलाफ दोबारा केस ओपन करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कौन करवा रहा है? वही लॉबी है ना जो इनके खिलाफ है और जिसको ये इग्नोर करते हैं। हो सकता है वो संजय भाटिया को या किसी और को बनाना चाहते हो। तो ये द्वंद इनके बीच में चल रहा है ना, अंतरखले इनके यहाँ भी है। तो ये सारी चीजें हम हाईलाइट करेंगे अभी ड्यूरिंग द डिबेट में, और भी आपको चर्चा के विषय बताऊंगा। खासकर जो ऑपरेशन सिंदूर पे इन्होंने गलतियां की हैं, क्या जनता पूछेगी नहीं? बहुत सी चीजें हैं। अभी इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए,
अभी कलेक्टर रेट में आप तो सारा जानती चलिए हैं ठीक है, ये कलेक्टर रेट में ठीक है कितना ललित जी, परसेंट ठीक है, ठीक है 133%। ठीक है ललित जी, सुरेश जी का रुख कर लेते हैं। सुरेश जी देखिए, अभी आपने ललित जी को भी सुना और आप देखते भी होंगे हरियाणा की राजनीति में कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है। 9 महीने हो चुके हैं, चुनाव खत्म हुए, कांग्रेस पार्टी जो है नेता विपक्ष का नाम नहीं दे पाई है, संगठन नहीं बन पा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि हारी हुई सीटों को लेकर मंथन भी शुरू कर चुके हैं और जो वो 42 सीटें हैं जो कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर अपने विधायकों को प्रभारी नियुक्त कर दिया है। कैसे देखते हैं आप इन दोनों पार्टियों के कामकाज को, क्या कहेंगे? देखिए, पहले कांग्रेस की ही बात कर ले। एक सुप्रसिद्ध एक डायलॉग था एक मूवी का कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आज की तारीख में कांग्रेस तो केवल उसी विचारधारा पे चल रही है। माननीय राहुल गांधी जी जब पीछे हरियाणा के दौरे पर आए थे, उन्होंने कई बड़े नेताओं के साथ बैठक भी करी और उस बैठक में बहुत सारी बातें भी कही थी। शायद उन्होंने पिछले महीने का डेडलाइन दी थी कि पिछले महीने की 30 तारीख या जो कल गई है उस पे अधिकतर जिलाध्यक्षों की सूची बन जाएगी। एलओपी के बारे में शायद उन्होंने टाल दिया था, तो अगर प्रवक्ता कांग्रेस के कह रहे हैं कि एलओपी का नाम आ जाएगा तो चलिए उसका भी इंतजार करते हैं, क्योंकि एलओपी ना दे के जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस कर ही रही है। बाकी रही बात बीजेपी की, आपने जैसा बताया बीजेपी ने कुछ 42 विधानसभाओं में एमएलएस की ड्यूटी लगाई है। आपकी जब डिबेट के लिए बात हुई आज, उससे पहले ही एक मैसेज आया, मैं वो मैसेज आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अभी जैसे कि मानसून सत्र है, मानसून का चल रहा है, तो हिसार में निर्दलीय विधायक सावित्री जिंदल जी के घर पे पानी घुस गया। ये आज की खबर बता रहा हूँ, बरसात के बाद 3 फुट तक गहरा पानी आ गया वहां पे। सावित्री जिंदल जी बीजेपी को समर्थन दे रही हैं। पानीपत से जो विधायक हैं प्रमोद वीत जी, उनके कार्यालय के बाहर पानी जमा हो गया। गुरुग्राम की जल स्थिति, जो अभी मोहनलाल बडोले जी भी आज शायद गुरुग्राम के दौरे पे थे और उन्होंने अपने नेताओं के ऊपर से पल्ला झाड़ने के लिए अधिकारियों के ऊपर डाल दिया कि अधिकारियों की लापरवाही। आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, तो अधिकारियों की लापरवाही कैसे? ये काम तो मानसून आने से पहले हो जाना चाहिए था कि आप नालियों की गलियों की आप सफाई कर देते कि पानी वहां ना रुकता। सोनीपत में पानी, मैं केवल और केवल इतना कहना चाहूंगा, ये जितनी सारी अनियमितताएं हैं जो आज प्रदेश की जनता को सरकार आने के बाद से भुगतनी पड़ रही हैं। आप केवल और केवल आपने विधायक आपके पास 48 विधायक है, आपने उन विधायकों की ड्यूटी 42 और विधानसभाओं में लगा दी जहां आप हारे थे। आप इसको केवल जुमलेबाजी कहेंगे और क्या है? आपके जो विधायक है वो अपनी 48 विधानसभाओं में तो काम कर नहीं पा रहे, वो दूसरी विधानसभाओं में क्या काम करेंगे? पूरे हरियाणा के अंदर देखिए, मैं आज हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन हम जहां पे भी होता है हम आदरणीय अनिल विज जी की कार्यशैली की हर जगह तारीफ करते हैं। आदरणीय अनिल विज जी एक पूरी बीजेपी सरकार में काम करने वाले मंत्री एक अनिल विज जी हैं, उनको आपने हाशिए पे डाल दिया। वो बेचारे आज इंटरव्यू देते कहते भी रहे हैं कि मैं पूरे हरियाणा का भ्रमण करूंगा। आप उस भ्रमण का फायदा क्या होगा जब आपकी सरकार ही आपकी सुनवाई नहीं कर रही है, आपको एक विधानसभा अतिरिक्त नहीं दी गई है। मैं तो केवल और केवल ये कहूंगा कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ छोड़ के धरातल पे काम कीजिए। पहले जो 48 विधानसभाएं आप जीत के आए हैं, उन विधानसभाओं पे धरातल पे काम कीजिए, उन विधानसभाओं पे जो काम होना चाहिए उसको कीजिए, बाकी फिर बाद में देखिए। ठीक है सुरेश जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं रामराज जी शर्मा। सबसे पहले तो सर मैं आपका स्वागत करूंगी। देखिए, आपने आने में थोड़ी देरी कर दी, ललित जी कई सारे सवाल आपके ऊपर दाग चुके हैं और शायद आपने सुरेश जी को तो सुन ही लिया होगा कि उन्होंने क्या कुछ पूछा है कि 48 जिन सीटों पर आप जीत चुके हो, पहले वहां की हालत तो ठीक कर लीजिए। उन्हीं विधायकों को आपने 42 सीटों की ओर जिम्मेदारी दे दी है। क्या साबित करना चाहती है बीजेपी? मतलब 9 महीने हुए हैं अभी सरकार बने हुए और 29 की तैयारी अभी से शुरू कर दी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, विश्व में सबसे बड़ा संगठन है हमारा, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी पार्टी जानी जाती है और ये 42 सीटें वो सीटें हैं जिनमें हमारे को देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद नहीं मिला और इसमें अनुभवी युवा सबको ध्यान रखते हुए उन एमएलए की ड्यूटी लगाई गई है। जैसे अरविंद शर्मा जी हैं, वो गढ़ी सांपला कलोई की ड्यूटी लगाई गई है। हमारे युवा हैं अत्री साहब, उनकी ड्यूटी वहां लगाई है, कलायत की लगाई है। तो ये मैं समझता हूं
अपने आप में बहुत अच्छा काम है और जनता का आशीर्वाद हमारे को नहीं क्यों नहीं मिला नहीं सर, ठीक है, ये अपने आप में बहुत अच्छा काम है। बीजेपी जैसा कि कहती भी है कि सबका साथ सबका विकास और ना जाने क्या क्या चीजें, ना जाने क्या क्या चीजें, कितनी चीजें एक साथ जो है बीजेपी कहकर चलती है। बात यहाँ पर ये उठ जाती है कि जो आपके विधायक हैं, पहले उन इलाकों में तो काम कर ले, उन हलकों में तो काम कर ले। अगर उनके ऊपर दोहरी मार डाल दी जाए कि आपको अपना हलका तो देखना ही देखना है, साथ ही आपको दूसरी वो सीटें भी देखनी है, वहां पर तो विपक्ष के विधायक है ना। अगर आप सबका साथ सबका विकास के साथ चलते हैं तो वहां पर भी विकास कीजिए। जहां पर विपक्ष के विधायक, आपको अपने प्रभारी क्यों नियुक्त करने पड़ रहे हैं वहां पर? देखो, इस बात का जवाब मैं आपको दूंगा। हमारी पार्टी समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रही है हमारी सरकार, चाहे विपक्ष का विधायक क्यों नहीं हो। और ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है। हमने 42 सीटों पर जनता का आशीर्वाद क्यों नहीं मिला, इस बात के लिए हमारे विधायक वहां पे जाएंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे और प्रकाश डालेंगे। सर उन 42 सीटों में अगर विकास होता है तो क्रेडिट किसको जाएगा? जो विपक्ष के वहां पर विधायक है उनको, या फिर जो आपने प्रभारी बना दिए उन प्रभारियों को? क्रेडिट कौन ले, कांग्रेस ले कि बीजेपी ले? ये भी तो असमंजस की बात हो जाएगी ना। क्रेडिट किसको जाए? हमारी सरकार लेगी, सरकार काम करिए, सरकार लेगी क्रेडिट, दूसरा क्यों लेगा? और दूसरा, जहां तक ललित भाई ने कहा है, ये कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि बीजेपी को हराना बहुत आसान है। अरे मेरे भाई, आपका तो खेल ही खत्म हो लिया, आपकी लुटिया डूब ली और जनता ने आपको नकार दिया। ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, क्योंकि तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने विकसित भारत का सपना देखा। वह 2047 तक हमारा भारत विकसित राष्ट्र के रूप में बने, और उसको साकार करने में हमारे मुख्यमंत्री जी, जो जन जन के चेते युवाओं के हृदय सम्राट छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, वो लगे हुए हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं, 48 सीटों का आपने जिक्र किया, हमारी सरकार समान विकास कार्य करवा रही है पूरे प्रदेश में। और एक भाई ने आदरणीय हमारे वीर साहब का जिक्र किया, भाई उनकी ड्यूटी नहीं लगाई, उनकी ड्यूटी नहीं लगाई। अरे मेरे भाई, हमारा काम है बुजुर्गों का सम्मान करना। वीर साहब पीछे थोड़ा बीमार चल रहे थे, उनकी सेहत का ख्याल भी रखना पड़ता है। हम सम्मान करते हैं, आपकी तरह ये नहीं करते। आपके यहाँ जैसे होता है मारम मार लट्ठम लट, इनके जैसे कांग्रेस में मैंने बताया ना, कई कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। इनका तो लठ बजना देख लेना, इनकी ना तो नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। इनकी लिस्ट आउट भी हो जाएगी, जो इनका संगठन की जो जिलाध्यक्षों की लिस्ट है। ये रामराज जी, ये आपने बहुत अच्छी बात जो है वो कही है। ये सवाल मैं भी पूछने वाली थी ललित जी से कि सर लिस्ट तो आ जाएगी, लेकिन बड़ी बात ये हो जाएगी क्या उस लिस्ट पर जो तमाम नेता है कांग्रेस पार्टी के, हरियाणा कांग्रेस के, वो सहमति रखेंगे क्या? सहमति नहीं रखेंगे तो बर्बाद होंगे। इसमें क्या है? एक टिक्का बनेगा, दूसरे पंडित जी देखो, बीच में मत बोलो भाई, देखो शांति से डिबेट होने दो, मुझे बोलने दीजिए, उनकी बहन जी का बात का जवाब देने। हाँ, चुप रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये 48 एमएलए हैं जो जीते हुए हैं, इस बात की क्या गारंटी है कि अगली बार वो जीत जाएंगे? हमने तो देखा है, मंत्री भी आ रहे थे पीछे इनके, एमएलए भी आ रहे थे। ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच रहे हैं कि स्वीपिंग 48 के 48 वो भी स्वीप कर जाएंगे, बाकी 42 को भी जीत लेंगे। मैंने पहली चीज ये बताई कि जो 5000 से नीचे वाले वो हमारा टारगेट एरिया है। ओबीसी समाज की हमने अभी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया दिल्ली में, और ओबीसी समाज जो थोड़ा सा हमसे विमुख हुआ था, वो धीरे धीरे फिर जुड़ रहा है। पहलगाम का मुद्दा खत्म हो जाएगा 2029 में। जिस तरीके से इन्होंने जो है उनको 100 दिन के बाद भी उनको कुछ नहीं कर पाए थे, अचानक बता देते हैं कि ये हो गया, ट्रंप के आगे ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये विदेश नीति का फेलियर है, ये भी चलेगा। भाजपा राज की खर्ची पर्ची नहीं देखी जाएगी। अभी इनके यहाँ जो अनिल नागर पकड़ा गया था और 40 से ऊपर पेपर लीक हो चुके हैं। एक बात बताइए, 97 लॉ ऑफिसर इन्होंने अपॉइंट करने थे। विकास बराला उधर से तो ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो वर्णिका कुंडू का मामला तो शांत नहीं हुआ था, उसमें ये अभी भी एक्यूज्ड है, जेल में थे, ये बेल में आए, उसको इन्होंने एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगा दिया। और बाकी जो लगाए हैं
5 अखबारों की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि इन्होंने बहुत सारे लोग, कोई जजों के रिश्तेदार लगाए, कोई अपने एमएलए के रिश्तेदार लगाए नहीं है, उनकी लिस्टें आउट हो चुकी हैं। तो ये पर्ची खर्ची चल रही है जो इनकी, ये मुद्दा नहीं रहेगा, ये मुद्दा भी रहेगा भाई। और दूसरी बात ये कि मैं आपको बता दूं कि जो करोड़ों रुपए खट्टर साहब के जो टाइम में जितनी भी नौकरी मिली है ना, ललित जी, समय का अभाव है। बस एक ना छोटा सा जवाब दे दीजिए ललित जी कि अगर लिस्ट आ गई तो हरियाणा कांग्रेस के नेता उस पर सहमति रखेंगे या नहीं रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे। ठीक है। रामराज जी कुछ कह रहे थे, समय का अभाव है, एक बार प्रतिक्रिया सबकी ले लेते। रामराज जी, बचेगा क्योंकि इनके 5-6 गुट हैं, 1 गुट का बनेगा 4 गुट 5 गुट, वो नाराज हो जाएंगे, वो कह देंगे हमारा नहीं है, वो उसकी टांग खींचने में लगे रहेंगे। इनका तो खेल अभी शुरू होगा, एक बार लिस्ट आने दो, फिर देख लेना। ये चौबे छक्के बनने गए, दुबे बन के रह गए तो दुबे बन जाएंगे। ये तो जो है ना उससे भी नीचे आ जाएंगे, ये तो डूबता जहाज है। चलिए ठीक है रामराज जी, वो लिस्ट आएगी तो देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक बार सुरेश जी की प्रतिक्रिया ले लेते। सुरेश जी, देखिए आपने दोनों को ही सुना होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो केवल यही कहूंगा, 42 जो आपने अभी प्रभारी लगाए हैं, आशा करते हैं कि वो प्रभारी जिस उद्देश्य से लगाए हैं वो उद्देश्य के लिए ही काम करें, वो केवल एक खाना पूर्ति मात्र ना रह जाए या एक जुमला ना बनकर रह जाए। और बीजेपी वाले प्रवक्ता से भी एक सवाल करना चाहूंगा कि आपने प्रभारी तो लगा दिए, लेकिन जो ऑलरेडी उस विधानसभा में आपके प्रत्याशी हारे हैं, ये क्रेडिट वो प्रत्याशी ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे? अब जैसे असीम गोयल जी आपके पुराने परिवहन मंत्री थे, या अंबाला पंचकुला से आपके विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक है सुरेश जी, आपने सवाल पूछा, लेकिन माफी मैं आपसे चाहूंगी, उस सवाल का जवाब नहीं ले सकते। समय फिलहाल इतनी ही इजाजत देता है। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज हरियाणा में जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से फैसला लिया गया, उस फैसले को लेकर कांग्रेस कुछ असमंजस में नजर आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फैसला जो है प्रजातंत्र के बिल्कुल खिलाफ है, इस फैसले को हम विधानसभा सेशन में उठाएंगे, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। अब मानसून सत्र शुरू होता है, तब कांग्रेस किस रणनीति के तहत इस पूरे फैसले को उठाती है, देखने वाली चीज रहेगी। फिलहाल हरियाणा की पंचायत में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा।